अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, हु इज गोइंग टू बी वाचिंग जॉयलैंड? ये मेरा एक सवाल है। और अगर आपके शहर में नहीं रिलीज हो रही तो आप इस्लामाबाद या फिर कराची या फिर किसी और जगह का रुख कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपका दिल ना चाह रहा हो, बिकॉज आपको पता है ना कि लोगों के ओपिनियंस भी बड़े डिवाइडेड हैं। पीपल हु वांट टू वॉच इट, पीपल हु डू नॉट वांट टू वॉच इट। लेकिन बिफोर फॉर्मिंग एनी ओपिनियन एक दफ़ा देख ली जाए चीज़, तो उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपको वो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि वो जो बैन था उस पर वो लिफ्ट हो गया है। एंड जो देखना चाह रहे थे, जिनको क्यूरियोसिटी बैन लिफ्ट होने के बाद एक नया बैन लग गया। आपको तो पता ही है पंजाब में सेंसर बोर्ड इसको पहले अप्रूव कर चुका था, फिर बैन किया गया और उसको रिविजिट किया गया डिसीजन को। फिर बाकी मुल्क में एक्सेप्ट फॉर पंजाब, शायद खैबर पख्तूनख्वा वंडा इसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो आई गेस दे वुड फॉलो द कोर्स। बट फ़िलहाल पंजाब में सेंसर बोर्ड ने इसको रिलीज़ करने से रोक दिया है। इन अ नटशेल हुआ ये था कि पहले इजाज़त, फिर पाबंदी, फिर इजाज़त और अब एक सूबे में पाबंदी। एक सूबे में पाबंदी। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चल रही थी और उसके बाद आपको पता है कि कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी सी क्लियर होना स्टार्ट होगी। मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने फिल्म जॉयलैंड के बाज़ हिस्से निकाल कर नुमाइश की इजाज़त जो है वो दे दी है। तो लिहाजा इट हैज़ बिन, जिसको कहते हैं सेंसर के थ्रू गुजरना, और जो चीज़ें जिन पे एतराज़ उनको लग रहा था कि हो सकता है उनको निकाल दिया गया है। और फिल्मी हल्के इस पर हैरत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है जो कि सिंध अवाम देख सकते हैं लेकिन पंजाब के नहीं देख सकते? वैसे ऐसा क्या है? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। और आपको पता ही है, अगर पंजाब के गुज़श्ता चंद सालों के कारहाय नुमाया की हम बात करें तो क्या पंजाब हुकूमत स्मॉग को डील करने में कामयाब हो सकी? उधर बॉर्डर के उस पार नई दिल्ली में, वहाँ भी तकरीबन लाहौर जैसा ही मसला है स्मॉग का। सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई सीरियस पेशरफ्त इस सिलसिले में नज़र आई? गुज़श्ता कई सालों से पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन क्या इस बारे में कोई हतमी गौर व खौस किया गया कि ये मसला जो इंसानी जाने लेना शुरू कर देगा और अभी भी लोग कितना मुतासर होते हैं, उसको कैसे टैकल करना है? रूडा, जिस पर इमरान खान साहब बहुत फ़ख्र करते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे एहतजाज करते किसान किसी को नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं, जिनके कुछ इश्तहारात टीवी पर मुख्तलिफ औकात में आपको चलते हुए नजर आते होंगे। और अब ये जॉयलैंड। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपको ये भी बता दें, चूंकि आप स्मॉग की बात कर रहे थे, तो आज कराची में भी हमें स्मॉगी सी सिचुएशन जो है वो फील हुई है, महसूस हुई है। बिकॉज ये ले जी, ये आपको वैसे ये जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स ये हैं कल के, लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू, हाँ मेरा ख्याल है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वी आर ऑल्सो सफरिंग द सेम थिंग ओवर हेयर। आपको लेकिन अभी भी आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान में लाहौर जो है वो सबकत ले जाता है, बाजी ले जाता है। समझें कि मतलब एक मुकाबला ही चल रहा है ना, दिल्ली हो या लाहौर हो, तो उनका तो एक चल ही रहा होता है, खासतौर पे इन महीनों में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये एक फिनोमेना जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। कराची बल्कि सिंध की बहुत सी जगहों पे। अच्छा हुमा, आपको पता है क्या, यू नो दैट रिसेंटली आई आल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बैक टू लाहौर, और बहुत सारी और वजूहात के अलावा हमने इस बात को भी गौर किया, इस बात को एक्चुअली अब लोग कंसिडर करते हैं हु हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बैक टू लाहौर, कि क्या आप लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना चाहेंगे, या अपने बच्चों को वहाँ रखना चाहेंगे, या आपके पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी ज़ईफ़ हैं और उनको मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली माई मदर जो आज़माटिक पेशेंट हैं, क्या आप उनको वापस से उस आलूदा फ़ज़ा में लेकर जाना चाहेंगे? सो ये एक डिसीजन अब लोगों की लाइफस्टाइल और उनके लाइफ डिसीजंस पे अफेक्ट होना शुरू हो गया है। बट यू हैव टू बी प्रिविलेज्ड इनफ टू बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि जी यहाँ की फिजा हमें अच्छी नहीं लग रही तो आउट के बाद चले जाए। जो और शायद हम वहाँ रह रहे होते तो हम वहीं रहते रहते, लेकिन अगर किसी और को किसी और शहर से या किसी और जगह से लाहौर मूव करना है तो लाहौर की फिजा इस हद तक आलूदा हो चुकी है कि लोग अपनी जिंदगी का डिसीजन इस बेसिस पे ले रहे हैं कि लाहौर की फिजा में सांस लिया नहीं जा सकता। बॉटम लाइन ये है कि इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियस जो लोग नहीं निकल सकते या नहीं निकलना चाहते या वट एवर द रीजन माइट बी, उनको एटलीस्ट हवा फिजा तो ऐसी मिले कि उसमें वो जिंदा रह सकें और सेहतमंद रह सकें। सो दैट अब वो महीने चढ़ गए हैं कि जिसमें दिस सीरियसली नीड्स टू बी रिविजिटेड अगेन, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इवन खित्ते में अगर मिल के ही करना है सारों को
तो इस पे आना पड़ेगा। खैर हम प्रायोरिटीज़ की क्या बात करें, क्योंकि जो हमारे मौशी आशारिये हैं वो भी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल बयान कर रहे हैं और इस पर आई वंडर जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो रही है और जेन्युइनली एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मंडलाने लगा है। अक्टूबर में आना था, टीम ने IMF की नहीं आई अब तक। नवंबर की क्या तारीख़ है आज, 17-18 को हम बात कर रहे हैं। कोई सुनगुन उस सिलसिले में नहीं है, जबकि स्केड्यूल के मुताबिक हमें तो इस वक्त तक अगली किस्त भी जारी हो जानी चाहिए थी। और ये कंसर्न हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को होने चाहिए, क्योंकि अब ये कंसर्न्स बड़े जेन्युइन नज़र आ रहे हैं। कल जो आदाद शुमार आए हैं मईशत की इंतहाई देगरगू सूरत हाल बता रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर ने भी मौशी गैर यकीनी में इजाफा किया है। 2 दिन पहले CDS 56.2% था, जो अब 75.5% पर पहुँच गया है। आप इसका डिफरेंस देखें। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए बॉन्ड्स या तजारती कर्जों के ज़रिए मार्केट से ज़र मुबादला इकट्ठा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क को अपनी गैर मुल्की अदायगियों को पूरा करने के लिए रवा माली साल के दौरान 32 से 34 अरब डॉलर दरकार हैं और इस वक्त मुल्क को रवा माली साल के दौरान तकरीबन 23 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी, जिसे पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ महंगाई भी रिकॉर्ड 26% पर पहुँच चुकी है और ऐसे में आवाम के पास हुकूमत को दुहाइयाँ देने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। मतलब प्रायोरिटीज़ आप देख लें क्या हैं और जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए उन पे कितने वज़रा आपको रोज़ाना बात करते हुए नजर आते हैं। ऑलमोस्ट बैक बर्नर पे बात चलेगी है कि जिस चीज़ को कोई इशू हो रहा है वो अपनी तरह खुद ही कर ले उसको ठीक, क्योंकि हमारे पास तो ये बातें करने को नहीं है, हमारे पास और बड़े इशूज़ हैं। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें हो गए, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो गए, दूध दही दाल अर्ज घी, इतना महंगाई हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। हमारा 35 सालों में रहे। हम लोग अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं बराबर कर सकते, गरीब आदमी क्या कमाएगा। गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ी हमारे लिए महंगाई में कमी पेशी करे कि हमारे जो मजदूर आवाम है वो भी आराम से जी सके। हालात देख ले महंगाई की, इस वक्त आवाम पिसी हुई है बिल्कुल। गरीब बेचारा जाए तो जाए कहाँ, आटा देखो कहाँ गया हुआ है, दाल देखो कहाँ गई है। गरीब दाल भी अब नहीं खा सकता, क्या खाए गरीब। इस मुल्क में महंगाई जो है वो जब बढ़ जाए ना तो फिर कम होने का नाम नहीं लेती। आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। जिंदगी और अजीरन होती जाएगी। गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तो माशाल्लाह माशाल्लाह है। जो गरीब बंदे मजदूरी करते हैं, जो 800 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, वो क्या आटा लेंगे, क्या अपना ऑयल लेंगे, क्या सब्जी लेंगे। यहाँ गरीब बंदा सांस लेने में, 2 वक्त की रोटी खाने में भी दुश्वार है। महंगाई का जिन इस हुकूमत से बेकाबू आ चुका है। यहाँ पे हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं, कोई रेट कंट्रोल नहीं। ये गवर्नमेंट आई थी महंगाई कम करने के लिए, लेकिन ये महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारी यही अपील है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई अच्छे अहकाम किए जाएं। लोग तो इतने परेशान हैं, एक तो देखें ना रेट किधर चला गया चिकन का। सब्जी ले लें, फल ले लें, ये सिर्फ जो है ना बस हुक्मरान ऊपर बैठे कहते हैं जी महंगाई कम हो गई। बाहर निकले ना इनको तो हर चीज मुफ्त मिलेगी, इन्होंने तो कहना महंगाई नहीं है। हालात इतने ज्यादा खराब है, लोग गरीब आदमी कहाँ पे जाए। ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तमाशा बनाया हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई का तो कुछ ना पूछ बेटा, पता नहीं अल्लाह ही चला रहा है, ये जो 2 टाइम रोटी दे रहा है। बहुत सख्त महंगाई है, बहुत टेंशन की दौर है। बच्चे हैं स्कूल पढ़ते हैं, फीसे है स्कूलों के। हुक्मरान को चाहिए जरा महंगाई आसान कर ले। आवाम का क्या होगा, हुक्मरान तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो बस सियासत के मजे ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग गरीब आदमी जो है पिस रहा है। इस वक्त इस हुकूमत ने हमें बहुत ज्यादा मायूस किया। जालिम हुक्मरान है, हम लोग तो बेबस हैं। बस बच्चों को भी पढ़ाई से हटा दिए। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को अपनी जगह पे आने दो। तुम लोगों की लड़ाइयों में जो है ना ये मुल्क तबाह होगा। हर चीज को आग लगी हुई है, आटा ले लें, दालें ले लें, चावल ले लें, घी ले लें। हर आम आदमी जो है वो किचन ही पूरा नहीं कर पा रहा। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत को ये करना चाहिए, सर को जो है ना ये महंगाई पे सबसे कंट्रोल हो। भाई महंगाई ने तो मत मार दी यार, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो गया, हम क्या बताएं यार। हमारी इस गवर्नमेंट से अपील है, प्लीज महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपना ही सोचती है, आवाम का कोई नहीं सोचती। अक्रॉस द कंट्री आपने लोगों के तासुरात सुने। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, एक साहब की बात मुझे बड़ी दिल को लगी और ये बात जो है ना आपको अपने इर्द गिर्द भी सुनने को मिलती है, क्योंकि तासुर यही आजकल जा रहा है कि आपस की लड़ाइयों में मुल्क की फिक्र शायद अब किसी को नहीं है। वैसे तासुर, आई एम सॉरी टू से, ऐसा ही है।
वरना आपने जो पहले बात की थी, आप किससे ये बात सुनते हैं आजकल? कोई हमारे लीडर जिनके पीछे मार्चें भी हो रही हैं और सारे एक दूसरे को पूरी जवाबी फायरिंग, ट्विटर पे तो पूरी एक जंग चल रही होती है। आवाम की बात कौन करता है? लिटरली अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब लोगों के अगर तासुरात सुने तो हमारे जो सारे लीडर हैं उन लोगों को थोड़ा सा खौफ आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं अगले साल तो होने ही है, बेशक पहले हो बाद में हो व्हाटएवर, तो who's going to vote for you? और ये बड़ा जेन्युइन हम आपको बता रहे हैं कि इतना टॉक्सिक सियासी माहौल हो गया है हमारा, इतना टॉक्सिक सियासी माहौल हो गया है कि लोग अब मुतनफ़र होना शुरू हो गए हैं। मतलब लिटरली आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर बॉयकॉट होना स्टार्ट हो जाए कि जाओ सारे मिलके जाओ और हमने वोट ही नहीं देना तुम लोगों को, बिकॉज एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड इज द सेम। और सारों का मतलब वो जो दर्द आप फील करना चाहते हैं ना कि भाई हमारे लिए कोई फिक्र करे, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, आवाम को कहीं नजर नहीं आ रहा। पता है क्या, सियासी लीडरान में थोड़ी सी एम्पैथी नजर आनी चाहिए। कहीं तो लगे कि ये एक घर है, कहीं तो लगे कि इस घर में बसने वाले, यहाँ पे रहने वाले आवाम की फिक्र करते हैं। ये जो हुक्मरान अपने आप को हुक्मरान समझते हैं या लीडर कहते हैं, मतलब खुदा का वास्ता है अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, अपनी इनकी जो दीवारें आपने कायम की हुई हैं, ये गिराएं और मिलकर बैठें, इस मुल्क के मसलों का हल तलाश करें। एक दूसरे को चोर डाकू कहने से, एक दूसरे को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजने से, एहतजाज करने से, उन एहतजाजों को रोकने की कोशिश करने से इस मुल्क के आवाम का भला नहीं हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पूछ लेते हैं। शहबाज राना, ये बताइएगा कि मुल्क की मईशत इस वक्त ठीक नहीं है, मतलब दिस इज़ द लीस्ट वी कैन से, और ये सभी को नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हालात इतने ख़राब हैं कि डिफ़ॉल्ट का एक जेन्युइन रिस्क जो है वो मौजूद है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जो दिवालियापन होने की बातें थी ये शुरू हो गई थी आज से कुछ 5-6 माह पहले, और पीक पे ये उस वक्त गई जब जून जुलाई में IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही थी। तो जब IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो गया तो उसके बाद ये उम्मीद है कि ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आज तक ये बातें इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद जो IMF ने पाकिस्तान में अपना अगला मिशन भेजना था, उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल था, उसके तहत ये जो मिशन है पाकिस्तान में अक्टूबर में आ जाना चाहिए था, और इस मिशन के आने के बाद IMF की जो बोर्ड की टेंटेटिव डेट थी वो 3 नवंबर थी। तो आज तक ना तो IMF का मिशन पाकिस्तान आया, ना ही जो बोर्ड है IMF का वो हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो अगली कर्जे की जो किस्त है तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की वो नहीं मिल सकी। दूसरा, इसके साथ ही कुछ वर्ल्ड बैंक के भी कर्जे थे जो पाकिस्तान ने लेना थे इस अरसा में, अक्टूबर नवंबर में, वो भी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अभी भी एक दबाव है। और आप देखिए जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए आलमी जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, वहाँ पे जाके नए कर्ज़े लेना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान को फ़ॉरेन कमर्शियल बैंक से भी कर्ज़े लेना आसान नहीं रहा कि उसके ऊपर जो रिस्क प्रीमियम है, पाकिस्तान के दिवालिया होने की जो पोटेंशियल दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, उसकी वजह से रिस्क प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ भी हतमी तौर पर बात नहीं कह सकते। इस वक्त जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो हार्डली 8 अरब डॉलर्स हैं। तो ये पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी हैं। जितनी बड़ी हमने गैर मुल्की अदायगियाँ करनी है, ये सिलसिला और ये बातें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक IMF का मिशन पाकिस्तान आ नहीं जाता, वो अपना जो मिशन है मुकम्मल करके उसका को बाकायदा एलामिया जारी नहीं करता, और फिर उसके बाद जो IMF का बोर्ड है वो अपनी जो कर्ज़े की किस्त है पाकिस्तान की अगली वो मंजूर नहीं कर देता, तब तक ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। टेंशन तो है शहबाज, आपकी बातों से भी पता लग रहा है, और जो हकीकत हाल भी है कि IMF का मिशन पाकिस्तान नहीं आ सका है, नहीं आया है, ना उसके आने की अब तक कोई ख़बर है। शहबाज, अब ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत जो है ऑल तो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ये पहले दिन से बता रहे हैं कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर लाना है। लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं हो सका, और ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्या कैपेबिलिटी का मसला है, एबिलिटी का मसला है? जो लोग कहते थे कि जनाब हमारा तो बड़ा तजर्बा है IMF से डील करने का, they couldn't do it. Apparently they are unable to convince IMF on a lot of things. तो या फिर हालात ही इतने ख़राब थे कि ये रिस्क दोबारा हमारे सर पर मंडला रहा है? देखिए, मुझे ना तो इनकी अहलियत में कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है, ना ही इनकी नीयत में कुछ मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम लगता है। प्रॉब्लम 2 हैं बड़े पाकिस्तान के इस वक्त। पाकिस्तान की अगर आप हुकूमत की बात करते हैं, नंबर 1 ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो है, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी तक ये कौम और ये हुकूमत ये फ़ैसला ही नहीं कर पाई
कि उसकी जो इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, कौन सा मेजर जो कंसर्न है पाकिस्तान का इस वक्त सारा जो मुल्क है वो इस तरफ देख रहा है कि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन है वो कब होगा और कौन शख्स होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा। आप मुल्क की सियासत में जितने आप हलचल देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर ये उसके अंदर ये भी है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो ये जो उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस सिचुएशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ गई है, उसकी वजह से भी इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है और हुकूमत बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो बहुत दूसरी जगहों पे उसको देखना पड़ रहा है। अब कब तक ये सूरत हाल रहेगी हमें नहीं पता। क्या 29 नवंबर के बाद हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे? उम्मीद तो ये है कि हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर नई अपॉइंटमेंट हो जाती है, एक सिक्योरिटी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, उसके ऊपर एक क्लैरिटी आ जाती है और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी काम हो जाती है। इमरान खान साहब का भी जो एक प्रेशर है ख़ास वजह की वजह से वो भी कम हो जाता है, तो शायद हुकूमत को 2 से 3 माह की स्पेस मिल जाए जहाँ पे ये कुछ परफॉर्म कर सकें। अगर वो स्पेस नहीं मिलती, जो इमरान खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इनको वो स्पेस ना दें, तो फिर जो है हुकूमत के लिए जो एक बेहतर जो डिसीजन मेकिंग है वो करना मुश्किल हो जाएगा। इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू बिकॉज फोकस डेफिनेटली शिफ्ट हुआ है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि खान साहब और अगर अपोजिशन की हम बात कर ही रहे हैं तो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत की फोकस ना जाए उन चीज़ों पे जिन पे 100% इस वक्त काम करना चाहिए। ये बताइए शहबाज कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को मीशत बचानी है और ये भी देखना है कि आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ ना पड़े, क्योंकि वो भी एक टेंशन तलवार अगर आप उसको खाएं तो वो लटक रही होती है। ये किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है? ये वैसे तो ये जो दोनों बातें आपने की हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की, दोनों बातें बहुत मुतज़ाद हैं एक दूसरे से। उसकी वजह यह है कि कुछ हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले करने हैं, वो अगर मुश्किल फ़ैसले करती है तो पॉलिटिकली अनपॉपुलर होती है। वो इकनॉमिकली मुश्किल फ़ैसले करती है तो इमरान खान साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अगर वह फ़ैसले नहीं करती, जैसे कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कुछ इजाफा होना है, कुछ इजाफा कर दिया गया है खामोशी से, कुछ अभी मज़ीद इजाफा होना है। इसी तरह जो IMF की तरफ से एक मुतालबा आया है कि जी आप कम अज़ कम 600 अरब रुपए के इजाफी नए टैक्सेस लगाएं, क्योंकि एक टैक्स एक तो वैसे भी अब शॉर्टफॉल आना शुरू हो जाएगा नवंबर दिसंबर में टैक्स कलेक्शन में FBR की, और उसके बाद कुछ और गैप एडिशनल पैदा हो गए, उसको भी फुलफ़िल करना है। तो अगर वो फैसले होते हैं तो हुकूमत को और ज़्यादा वो उसके लिए जो है उसकी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा वो बहुत बुरे तरीके से डेंट पहुंचाएंगे। ये वो चीज़ है जिसको हुकूमत इस वक्त अवॉइड करने की कोशिश करेगी। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर पाती, जो मुश्किल फ़ैसले करने नहीं कर पाती, तो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी कॉन्टीन्यूटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। तो अगर प्रोग्राम कॉन्टीन्यू नहीं होता तो फिर आपका जो इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर सवालिया निशान हो जाता है। तो बहुत ही इस वक्त एक जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी तरफ से जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ है कि इन्होंने इमरान खान साहब को एक सेफ एग्जिट दे दिया और उनकी जगह पे आके इक़्तिदार संभाल लिया। अब ना तो ये पूरे तरीके से इकॉनमी को रिवाइव कर पा रहे हैं, ना पॉलिटिकल बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम कर पा रहे हैं जिसकी शायद ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप इस हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलो शहबाज, पता नहीं अब वो अकेले में सोचते होंगे कि ये क्या हुआ क्योंकि बहुत कुछ था जिससे ये बच सकते थे, लेकिन अब इन्हीं के गले और सर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमारे साथ थे। सूरत हाल अच्छी नहीं है और इस पे सर्टनली सबको सर जोड़ कर बैठना होगा। अगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले आता है तो उस पर भी ज़रा फोकस करें। और दूसरा ये कि कुछ अहम अनाउंसमेंट्स जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत और मईशत भी दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर कंट्री स्टैंड स्टिल है, तो वो अहम अनाउंसमेंट्स जल्दी कर दी जाएँ, क्योंकि उन अहम अनाउंसमेंट से रिलेटेड हर रोज़ एक नई अफवाह गर्दिश करती है। ये कितनी अजीब सी बात है। मतलब वन वुड थिंक कि एक इंटरेस्ट तो यही होना चाहिए ना कि आवाम खुश रहे, और जिससे आवाम खुश रहेगी उसके लिए वोट भी जाएंगे, उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। हम लीडरों की और पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। वाकई आपस की एक लड़ाई है। प्रायोरिटी जो है वो बहुत सी और चीज़ों पे है। अवामी प्रॉब्लम्स, अवामी मसलों पे प्रायोरिटाइज में बिल्कुल उनको ऑलमोस्ट आखिरी नंबर पे रखा हुआ है और ये नज़र आता है। तो लिहाजा ऑल्दो सारों को मिल के इस वक्त अवाम को ज़रा बेहतर सिचुएशन में लाना चाहिए, बट लुक देयर इज नो इंटरेस्ट ओवर देयर। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट अगर आप आ भी रहे हैं ना
तो आप एक आध शादी का जोड़ा रख के लाइए। हाँ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड और आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो 2-3 शादी के जोड़े, कोई स्पेसिफिक टू अ मेहंदी एंड टू अ रिसेप्शन, इस टाइप की डिवीजन कर लें, क्योंकि शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। और मुझे एतराज़ ये है कि बहुत ठंड हो जाती है टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर। अगर लाहौर इस्लामाबाद में आपको शादी अटेंड करनी पड़े, जो कि लिटरली करनी पड़ ही जाती है, इट इज फ्रीजिंग एंड येट उसमें शादियां हो रही होती हैं। व्हाई कांट पीपल गेट मैरिड? ये तो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वो ज़रा फैंसी कपड़े, कौन से स्वेटर, कौन सी जैकेट। मतलब एक्सक्यूज मी, आजकल मुकाबला ही चल रहा है, आदमियों की भी बहुत फैंसी चीज़ें चल रही होती हैं। यस, तो थर्मल्स वगैरह आप साथ। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताना क्या है, बताइए ज़रा, शुरू करें। अच्छा जी, अब हम दोबारा से एक ऐसी सूरत हाल जिसको दिमाग घूम सा जाता है, माइंड बॉगलिंग सी जिसे कहते हैं। इक़्तिदार से जी बाहर होने के बाद इमरान खान की सियासत मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये हम क्यों कह रहे हैं बता देते हैं आपको। उन्होंने पहले अपनी हुकूमत के खात्मे की सारी जिम्मेदारी जो थी वो अमेरिका पर डाली। ऑफ कोर्स वी ऑल नो, बच्चे को ये बात पता है, लेकिन फिर साजिशी बयानिए से पीछे हट गए। और कल भी गैर मुल्की टीवी से इंटरव्यू में वो क्या कह रहे थे जी, उनका जोर इसी बात पर रहा कि जो हो गया वो हो गया, और अब वो पाकिस्तानी अवाम की खातिर अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। जी पहले भी आप पूछ ही लेते अवाम से तो वो आपको बता देते कि वो क्या चाहते हैं, पहले तो आपने नहीं रुजू किया। और शुरू में खान साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री को जलसों का मौजू बनाया, और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखने में आया। बयानिया ये बनाया कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार मफरूरों और मुल्ज़मान को नहीं होना चाहिए, मगर अब वो इससे भी पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। बट इमरान खान साहब, आप यही बात कर रहे हैं कि मतलब वो कंटेंडर्स सारे ही प्रोफेशनल्स हैं, सारे ही एलिजिबल हैं, तभी उनकी समरी फॉरवर्ड होगी और उसके बाद वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। सो आप और क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी चोरी बचाए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं उन कंटेंडर्स में, या फिर आप तो बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इस सूरत में और ये कह रहे हैं कि जनाब आप एक कह तो रहे हैं कि मैं उन पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन आप उंगली एक्चुअली उसी तरफ उठा रहे हैं, मतलब उसी तरफ उठा रहे हैं। ये इट इज़ एज क्लियर एज ब्लैक एंड वाइट। मतलब आपका वो ट्रस्ट डेफिसिट है ना उन पे भी, तो लिहाजा खैर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप कह रहे थे इनिशियली इमरान खान साहब के इनकी सारी कैंपेन का मकसद इलेक्शन के लिए दबाव डालना था। अब ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज़रा थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं। कहते हैं जब भी इलेक्शन हो जाए उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हकीकी आज़ादी का नारा तो अमेरिका से दोस्ती के पैगामात के बाद वैसे ही ख़त्म हो चुका है। अब एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर भी हमारे कुछ दोस्त हैं वो गाड़ियों से उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी कह दिया गया है, ठीक है, और ये भी कह दिया गया है कि रूस को उस वक्त दौरा करना एक एम्बैरसिंग सिचुएशन का बाइस बना, जिस दौरे को डिफेंड करते रहे और अपनी फतह और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फतह और आज़ादी करार देते रहे। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि रूस का दौरा जो है उस वक्त करना जब यूक्रेन पर रूस एन हमला कर रहा था, एम्बैरसिंग सिचुएशन था। कि अब वो ये जो लॉन्ग मार्च, जिसको वो लॉन्ग मार्च कहते हैं, उससे चाहते क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ज़रा आपको दिखाते हैं कि फैसल वाउडा इस बारे में क्या राय रखते हैं। ये कभी मार्च 4 तारीख को आ रही थी, फिर ये 10 तारीख को हो जाती है, फिर ये मार्च 2 हफ्ते डिले हो जाती है, कभी फिर 8 दिन आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये खान साहब को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये सोचने की बात है ना। एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचाया हुआ मुकाम पर, उसने 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आना है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो उस किस्म का इंसान ही नहीं है। वो बड़ा सादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट आदमी है। वैसे हु वुड हैव थॉट के फैसल वाउडा से हम ये भी सुनेंगे कभी, लेकिन चले, थिंग्स चेंज एंड मूव ऑन। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अदलिया से भी इमरान खान मुतमईन नहीं है, और इसका बरमला इजहार वो खुद कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट से भी खान साहब की नाराज़गी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इस सब में अब तोशा खाना का मामला जो है वो दरमियान में आ गया, और जिसमें आपको पता ही है कि हर रोज़ कोई नए इंकशाफात जो हो रहे होते हैं, और इमरान खान की ईमानदारी पर संजीदा सवालात जो है वो खड़े कर देते हैं। इमरान खान ने घड़ी ख़रीदने के लिए तोशा खाना में जो 2 करोड़ रुपए जमा कराए, वो कहाँ से आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस दिन इमरान खान ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची, उसी रोज़ 2 करोड़ रुपए तोशा खाना में
जमा कैसे करा कैश की सूरत में, वो भी उसी रोज, द सेम डेट विच इज मेंशन्ड ऑन द रिसीट इज आल्सो द डेट जहां पे पैसे जमा कराए गए। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि खरीदार से पहले पैसे पकड़े और तोशाखाना में पैसे बाद में जमा कराए गए? अगर ऐसा हुआ तो ये गैर कानूनी है। पहले घड़ी की कीमत खुद ही 10 करोड़ रुपए लगवाई और फिर आधी कीमत पर एक अप्रेजल, जो सरकारी अप्रेजल है, जो वैसे ही कंजर्वेटिव होता है, उससे भी आधी कीमत पर घड़ी बेच दी गई, विच इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू बाय एज वेल। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने तहाइफ के मामले पर इमरान खान को काफ़ी कुछ कहा है, ये भी हम दिखा देते हैं आपको। घड़ी बिकने से मुल्क का तो जो नुकसान हुआ तो हुआ, मुल्क की साख्त का जो नुकसान हुआ जो हुआ, खान साहब की औकात बचानी गई कि आप 2 टके की है, आप किसी महंगी या किसी अच्छी चीज आप मिलने के अहल ही नहीं है। जो दुनिया में एक घड़ी बनाई गई वो आप लोग जगह जगह लेकर फिरते रहे और वो उसको बेचने जाती रही। कभी तोहफे भी बेचे जाते हैं। फ्रॉड तो उस वक्त हुआ जब 2.5 अरब 250 करोड़ रुपए की चीज सिर्फ 2 करोड़ रुपए देकर 1% से भी कम कीमत पर आपने, इमरान खान फ्रॉड तो तुमने किया है, फ्रॉड तो पूरे पाकिस्तान से हुआ है। और घड़ी पे कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मैं चैलेंज से कहता हूं फाइनेंशियल टाइम्स पर जिस तरह तुमने मुकदमा नहीं किया उसकी स्टोरी पर, इसी तरह जियो की स्टोरी पर भी मुकदमा नहीं करोगे। देखिए अब इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, तो खान साहब आपने मौका दे दिया है हर किसी को कुछ भी कहने का। जैसे कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी जो हैं, उनका मानना है कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर साबित हो गए हैं। रियासत मदीना के जो नाम नियाद अमीन और सादिक हुक्मरान बने हुए थे, हमारा तो मौक़िफ़ बहुत पहले से ये रहा है कि इमरान बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, करप्ट है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पूरे मुल्क के 22 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का सबब बना। किसी मुल्क के हुक्मरान ने पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को एक बहुत ही अनमोल और नादिर तोहफ़ा दिया, और इस बदनसीब आदमी ने ना सिर्फ ये कि उस तोहफे को, वो कोई इशू नहीं अगर कोई तोशा खाने से कानून के मुताबिक ले लें, लेकिन उस तोहफे को लिया ही बेचने की नीयत से था। और ये बात भी अब साबित हुई है कि तोशा खाने में जो पैसे जमा कराए गए थे वो पैसे भी इन साहब ने खुद नहीं दिए, वो भी किसी और ने दिए। लेकिन अच्छा, बहुत से आर्डेंट पीटीआई सपोर्टर्स का भी दिल दुखा हुआ है और उन्हें ये मानते हैं कि खान साहब को ये फरागोगी एंड टाइप से दूर ही रहना चाहिए था। लेकिन फरागोगी पे जब भी बात आती है, खान साहब बड़ा पर्सनल इसको लेते हैं और डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं। भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आजकल मौसम भी ठीक है, सुबह हुकूमतों का मुकम्मल साथ भी है, मकबूलियत की महराज का दावा भी है, इसलिए समझा तो यही जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जलसों रैलियों में खिड़की तोड़ अश होगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं हो रहा। और उनके अपने ही साथी एज फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग तो कहीं और होते हैं, खान साहब होते भी नहीं है ना अपने जलसों में। तो क्या है आपके ख्याल में इसकी वजह? आपको किसने कहा है कि खिड़की तोड़ रश नज़र नहीं आया? अभी जैसे मैंने कहा 52 जलसे किए इमरान ने, खिड़की तोड़ रश। ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब ने सारों को हराया, खिड़की तोड़ रश। इमरान खान साहब घर में बैठे होते हैं, लोग सड़कों पर होते हैं, खिड़की तोड़ रश। और जब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे थे, खिड़की तोड़ रश था। लेकिन ये अब इमरान खान साहब पे हमला हुआ, वो घर बैठे हुए हैं, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, तो उनके हिसाब से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके हिसाब से क्राउड ठीक है, वो जलसा करते हैं आगे चल पड़ते हैं, जलसा करते हैं आगे चल पड़ते हैं। जब इमरान खान जिस दिन किसी वो लॉन्ग मार्च के पिंडी में जलसे में पहुंचेंगे, उस दिन देख लीजिएगा खिड़की तोड़ रश होगा। अच्छा चलें, ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ गई आपको बहुत रश होता है, क्या गलत बातें कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, चलें छोड़ दें सब कुछ, ये बता दें कि इन मामलात पर ऑब्वियसली आपकी बड़ी महारत है, तो आप ही से पूछ लेते हैं कि एक आध दिन से तहरीक इंसाफ ने एक नया नारा जो है वो तख्लीक किया है और वो है अवाम का लाडला इमरान खान। कैसा लगा आपको? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई जेलस हो या ना हो, कहीं से धुआं उठे या ना उठे, कोई माने या ना माने, बिल्कुल इस वक्त अवाम का लाडला इमरान खान ही है। वरना आप किसको कह सकते हैं अवाम का लाडला? ये पिछले 6 महीनों में हर रोज़ और हर जगह साबित हुआ है कि इमरान का लाडला अवाम का लाडला इमरान खान है। लेकिन शुक्र करें कि, और बल्कि ये भी सोचें इस पर, शुक्र की बजाय ये ज़्यादा लफ्ज़ होगा कि ये सोचें इस पर कि वो तमाम जो कह रहे थे इमरान खान किसी और का लाडला है, अब वो सारे मान रहे हैं कि इमरान खान अवाम का लाडला है। तो इससे बड़ी कामयाबी इमरान खान की और क्या हो सकती है?
वैसे ये तो दूसरे अभी तो है सर्टनली आवाम का राडला हो तो फिर आगे की मंजिल भी आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। लेकिन इमरान खान साहब आवाम के लाडले होने पर ही इक्तफा करें, उस पर भरोसा करें तो क्या ही बात। और इरशाद भट्टी साहब ने आपको कह दिया कि आप जेलस हैं, इसलिए हम मुनीब फारूक से हम बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी मुनीब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वहीं से बात शुरू करते हैं। हम पहले घंटे में भी आप देख रहे होंगे तोशा खाना की घड़ी की कहानी से जुड़ी कई कहानियां जैसे जैसे सामने आ रही हैं, ये तो लगता है कि एक मसाइल के दलदल जो है ना वो बन चुका है। इमरान खान उसमें जैसे घुस चुके हो। आपकी नज़र में कानूनी तौर पर इसे हैंडल करना, नाअहली से बचना खान साहब के लिए मुमकिन रहा है? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए मसाइल की दलदल तो है और बादियों नज़र में मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वो इसलिए कि जहां हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के दिए हुए जवाबात के अंदर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, वहीं पर आप उमर फारूक ज़हूर की बात जो है इन ऑल ऑनेस्टी उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर उस तरह से एतबार इसलिए नहीं कर सकते कि जो रिफ्यूट किया गया है स्टेटमेंट फ़राह गुजर साहिबा की जानिब से या इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उमर फारूक ज़हूर साहब को या तो कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए जो कि करॉबरेट करे, उनकी बात को सपोर्ट करे। कम से कम अगर वो यही बता दें कि जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी उन्होंने 7.5 मिलियन दरहम अपने अकाउंट से विड्रॉ किया था, तो एटलीस्ट उनके दावे के अंदर कोई एक वज़न भी आ जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि घड़ी उनके पोजेशन में है, इट्स लिमिटेड एडिशन वॉच, और बाद नज़र में वो घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त नज़र आती है और ये भी नहीं लगता कि वो फेक है। उसके अंदर मसला यही है कि क्या इमरान खान साहब ने अंडर इन्वॉइसिंग की, क्या इमरान खान साहब की बनाई हुई कमेटी के अंदर लोगों ने हेर फेर की, जानबूझकर उसकी कीमत कम लगवाई गई, एक मन घड़त किस्म की रसीद बनवा ली गई एक बड़ी फर्जी सी दुकान से, एक बड़ी छोटी सी दुकान से, और क्या वाकई इमरान खान साहब ने इसे बेचने से पहले इसकी सारा मामला किया, या पहले वो बेच चुके थे, बाद में पैसे तोशाखाना में जमा कराए, या सिर्फ नाम की हद तक पैसे तो तोशाखाना में जमा करा दिए और एक रसीद बना दी, बल्कि इसको बेचा बाद में गया और महंगे दामों बेचा गया। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि इमरान खान साहब की इसके अंदर कोई बड़ी डेफिनेटिव किस्म की कोई नाअहली बनती है। अभी प्रीमेच्योर होगा ये कहना, मतलब क्लियरली अंडर इनवॉइसिंग की तो क्या ही बात करें। अगर सिर्फ अंगूठी के सॉलिटेयर की बात कर लें तो उसकी अपनी कीमत क्लैरिटी और कट के हिसाब से लगवाई जाए तो 5 करोड़ से ज़ायद बन जाए, लेकिन अपेरेंटली 10 करोड़ की इनवॉइसिंग करा के 5-10 में बेच भी दिया गया। अब इससे जुड़े भी बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं, जैसे कि काबीना किसी के मुकदमात ख़त्म कराने का काम करती थी, या किसी की वैक्सीन की ख़रीदारी कहाँ से हो रही थी, ये भी किसी के कहने पे हुआ। ये सारे साइड स्कैंडल्स हैं जिस पे अभी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ को इनकी फ़िक्र होनी चाहिए या हुकूमत ही को इनको सीरियस लेना चाहिए, तफ्तीश वगैरह करानी चाहिए? देखिए, हुकूमत को तफ्तीश ज़रूर करवानी चाहिए। अगर किसी इल्ज़ाम के अंदर जान है तो हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल मौजूद है कि हुकूमत ये तफ्तीश करवा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू होती है, वो किस सिरे तक पहुँचती है, पहले भी हुकूमत को आए हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, कोई चीज़ कल्मिनेट होती हुई तो नज़र नहीं आ रही। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनका जिक्र हुकूमती वज़रा की जानिब से किया जाता है, लेकिन कोई खातिर खा कार्रवाई या खातिर खा प्रोग्रेस उसके अंदर होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत के पास एविडेंस है तो हुकूमत के पास एजेंसीज़ मौजूद हैं, FIA की सूरत में, नैब की सूरत में, और बहुत सी एजेंसीज़ हैं कि हुकूमत उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, और अगर शवाहिद मौजूद हैं तो उनके बेसिस पर ठोस इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत क्योंकि अपनी फायर फाइटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, इस महीने के अंदर और भी हुकूमत पर बहुत प्रेशर है और बहुत से हालात हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, साथ ही वो गुमगू की कैफियत, एक तैनाती के हवाले से भी एक माहौल बना हुआ है। लिहाजा अगर हुकूमत करवाना चाहे इन ऑल सीरियसनेस तो करवा भी सकती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा काम ना हो जो इमरान खान साहब के वक्त में हुआ था, बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अगर कोई मामला आगे चले तो ज़रूर चले। अच्छा मुनीब, अब इस तरह के सख्त दबाव में इमरान खान को हुकूमत भी गिरानी है, इलेक्शन भी कराने हैं, उन्होंने ये सब हासिल कैसे करना है? इसका ऐलान वो कहते हैं कि जी कल करने का उनका इरादा है। ऑप्शंस क्या बचे हैं उनके पास, ये ज़रा आप बताएं। इमरान खान साहब के एजेंडे पर यही है कि वो किसी न किसी तरह
नए आर्मी चीफ की तैनाती को वो मुतनाज़ा बनाएं, और वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिंडी जाने का मकसद, एक ख़ास दिन पे जाने का मकसद, ये तमाम जो मामलात हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं कि वो उस तैनाती को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं या उसके अंदर एक ख़ास माहौल पैदा कर देना चाहते हैं। जहाँ तक बात इलेक्शन की तारीख की है, अभी तक एज़ वी स्पीक मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पर किसी किस्म का कोई दबाव है, बल्कि हुकूमत पर तो दबाव इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का भी नहीं रहा, और ये दबाव अब अगर है या अगर एक चैलेंज भी है तो वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि इमरान खान साहब का सारा तनकीद, सारा टायरेड, सब कुछ इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, और वो पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने ऊपर कातिलाना हमले के अंदर भी उन्होंने एक आला फौजी अफसर का नाम लिया, वो उसे नामजद करना चाहते थे FIR के अंदर उन्हें। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान की रियासत का सबसे अहम इदारा यानी पाकिस्तान की फ़ौज, सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा, वो इमरान खान साहब के सामने खड़ा है, और इमरान खान साहब उसको अपने हदफ़ तनकीद बनाए हुए हैं। ना सिर्फ क़यादत पर उन्होंने हमले किए, बल्कि अब भी वो ये चाहते हैं और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ बने उनके बारे में पहले ही एक माहौल बना दिया जाए कि इन शख्सियत को तो इस हुकूमत ने चुना है, लिहाजा ये इस हुकूमत को फ़ायदा देंगे। तो इमरान खान साहब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कामयाब होंगे मैं नहीं समझता, को बहुत बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब को मिलने जा रही है, और जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया। हाँ, मैं बहसीत पाकिस्तानी ज़रूर चाहूँगा कि इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी ही हालात का जो शरपसंद अनासर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। सिक्योरिटी का तो certainly उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक। अब वो अहम तरीन तैनाती को किस तरह से मुबैना तौर पर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वैसे वो कह चुके हैं, काफ़ी कुछ कह चुके हैं, और क्या कहेंगे नहीं, और उन्होंने अब तो इस बारे में भी कह दिया है कि उनको अब बहुत सी चीज़ों से जो फिक्र पड़ता था, अब वो कहना फ़र्क पड़ता था, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मैं इस मामले से पीछे हट गया हूँ, फिर साथ में वो कहते हैं कि मैं इनकी नीयत पे बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी मदद करे। तो भाई, या फिर क्या समझ नहीं आती। खैर, इसका फैसला भी हो ही जाए तो बेहतर है। तो छोड़ें सब और कुछ छोड़ दें, और वीकेंड आ गया और बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि आपको बताएं कि पाकिस्तानी लोक और क्लासिकल मौसीकी को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में आज से 3 रोज़ा पाकिस्तान म्यूज़िक फेस्टिवल शुरू हो रहा है। और अगर आपको उसका लाइनअप हम बता दें तो कौन है जो उसमें नहीं है जी। इस मेले में मुल्क के नामवर क्लासिकल लोक गुलकार जो है वो सुरों का जादू जगाएंगे, और मौसीकी के शौकीन अफराद कराची आर्ट्स काउंसिल आकर अपने म्यूजिक के ज़ौक़ की तस्कीन कर सकते हैं। ज़ौक़ की तस्कीन कुछ मतलब लेके आई हैं आप? अच्छा जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह साहब, गुड मॉर्निंग। हम आपको सुबह अगर आपने माशाल्लाह धमा चौकड़ी, मेरा फेवरेट लफ्ज़ धमा चौकड़ी, तुमने धमा चौकड़ी बचाने का आपने खूब इंतजाम किया हुआ। बचपन से मुझे शौक है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त लाइनअप है। मसला है मतलब ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं कि ये जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं, कल हमारा हमने इंटरनेशनल इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल किया अलहमरा में, लाहौर में, और वो एक साहब आए जो हुकूमत के बड़े जिम्मेदार थे, और मीडिया में मुझे मीडिया से भी बड़ी शिकायत है। वो बजाय इसके कि 4 दिन का कैलीग्राफर आए हुए हैं सऊदी अरब से, टर्की से, ईरान से, 1000 साल पुराना इस्लामिक आर्ट है, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सोची इमरान खान की टांग में जी गोली लगी सी उदा की हुआ। मेरा मतलब इस हाईजैक हो गई है पूरी सोसाइटी, और पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज्यादा है। तो है। मैं कल लाहौर में भी यही बात करके आया हूँ कि पॉलिटिक्स का काम है पाकिस्तान में लोगों को आपस में जोड़ें, स्टेट को, उसके बजाय इन्होंने शदीद डिवाइड करके इस स्टेट को खतरे में डाल दिया। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन किसी पार्टी से। अब हम म्यूजिक पे बात करें, बाज़ औक़ात मैं तो खैर बहुत ही ढीठ आदमी हूँ, कोई और होगा तो भाग जाएगा कि भाई हमारे लिए तो कोई स्पेस ही नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस, लोगों को चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। इतनी ख़राब सूरत हाल है, इकोनॉमिक कंडीशन आप देखें, लोग मर रहे हैं, ट्रैफिक के हादसे हो रहे हैं। शाह साहब, आपको पता है जैसे मौसम चेंज होता था ना पाकिस्तान में, लाइक वी हैव ऑल ग्रोन अप विद दिस, कॉन्सर्ट्स का सीजन शुरू हो जाता था। मौसम के हिसाब से तो चीजें प्लान करते हैं। मतलब कॉन्सर्ट्स का सीजन शुरू हो जाता था, तो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ फिल्में बैन हो रही हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ आपको पता ही है क्या माहौल। मैं आपको हमेशा मौजू से हटा देता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ वन ऑफ ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान, जो हमारा मुल्क जहाँ पैदा हुए, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि आप दोनों वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ। हमारा इतना बड़ा एहसान है इस मुल्क का, तो हम इसके नाम को ख़राब ही क्यों करें। ये मैं जितने काम करता हूँ,
इसका सिर्फ एक पर्पज़ है कि पाकिस्तान के रोशन चेहरे को दुनिया के सामने हम लेके आए। ये है 75 साल का जो पाकिस्तानी म्यूजिक है उसका ट्रिब्यूट है। क्लासिकल सबसे पहले आ रहा है वैसे? क्लासिकल फतेह अली खान साहब, इज़्ज़त फ़तेह अली खान, फ़हीम अज़हर, इमरान अब्बास, रुस्तम फ़तेह अली खान, करम अब्बास, ये क्लासिकल के सिंगर हैं। इंस्ट्रूमेंटल है वो बरिंदो वाला फ़कीर जुल्फ़िकार है, बांसुरी सबसे अच्छी बजाने वाले सलामत हुसैन साहब हैं, और बशीर खान जो हमारे मुल्क का, ये सब प्राइड परफॉर्मेंस लोग हैं। इंस्ट्रूमेंटल भी है, क्लासिकल भी है क्योंकि वो बुनियाद है, और वो फोक है गिलगित और कश्मीर से लेके माई ढाई भी हैं, और यहाँ माई ढाई भी हैं, बिल्कुल अख्तर चनाल साहब भी सनम हैं, मारवी भी बानो रहमत भी है, सनम मारवी भी है, कैफी खलील भी, खुमारियाँ आ रहा है पेशावर से, फिर वो अपना रुबाब वाले आ रहे हैं। मैं तो कैफी खलील का कहानी सुनने जा रहा हूँ। जी बहुत ज़बरदस्त लाइनअप है एक्चुअली। आई वाज गोइंग थ्रू इट एज वेल। चकवाल ग्रुप जो कि बड़े पॉपुलर हुए थे कोक स्टूडियो के साथ, अहमद जांजेब जिनको वैसे ही जानते हैं सारे लोग, स्केचेस, खुमारियाँ, आपने किसी को वैसे छोड़ा नहीं, तो ये बहुत सारे ये कितना वैसे शाह साहब ये कितना बड़ा टास्क था सारों को इकट्ठा करना, और ये 3 दिनों पे ये फेस्टिवल। माने कि फिर सैकड़ों ने फ़ोन किए जब इसकी हाइप बननी शुरू हुई आर्टिस्टों ने। तो हमने उनसे वादा किया है कि हम फरवरी में, देखिए इसमें से थोड़ा सा ना मैंने मॉडर्न पॉप को है ज़रूर, मतलब अहमद जान साहब अपने, फिर ये लोग जो हैं हाँ वो है ऑज बैंड है, स्केचेस मॉडर्न फोक की शक्ल है, लेकिन वो हमने कहा कि उसको अलग से हम करेंगे। एक इवेंट आप करें किसी बड़ी पब्लिक स्पेस पे, वैसे हम मशवरा दे रहे हैं। मैं तो अभी इस पे भी पछता रहा हूँ, अभी जो मैंने कर लिया है ये भी किसी बड़ी पब्लिक स्पेस पे करें, ताकि पूरे शहर के जो हमारे लोग हैं सारे के सारे उसमें कोई आउटलेट मिले, वरना बाकी यू आर वेरी राइट कि वो इतना पॉलिटिसाइज्ड हो गया माहौल के इस किस्म की। ये सारा म्यूजिक पाकिस्तानी म्यूजिक है, सिर्फ एक सिंगर है बहुत बड़ी, वो मिस यूनिवर्स रही हैं कमालिया, उनके मियाँ जो हैं उनको प्रिंस ऑफ यूक्रेन कहते हैं, उन पर बड़ी स्टोरियाँ हैं BBC वगैरह में, डॉक्टर जहूर, उनको गूगल कर, तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। बहुत लंबे पैसे लेती हैं, सारे अपनी फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं या अपने जहाज़ों पे आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट चार्जिंग। उसका भी पाकिस्तान से इस तरह ताल्लुक बनता है कि वो भाभी है पाकिस्तान की, लाइक हिज हस्बैंड डॉक्टर जहूर इज कराचियाइट पाकिस्तानी, और स्टील टाइकोन है वो यूरोप में। जबरदस्त। और मिस यूनिवर्स ही मिल गई, तो मिस यूनिवर्स मिल गई, ऑब्वियसली स्टील टाइकोन को और क्या मिलना था। डॉलर में बिलियनर्स को बहुत आराम से मिल जाता है। अच्छा, एक जुगलबंदी मैंने आपके लिए सोची है कि अगली दफा हम शाह साहब जुगलबंदी भी हो रही है इसमें। हाँ, हुमा की करानी है हमने चाहत फतेह अली खान साहब यूके से आए। सारी सोचें जो है ना हुमा के लिए, कुछ खुद भी आप कर ले। डिटेल दीजिए शाह साहब, किस तरह लोग आम पब्लिक के लिए, दिस इज ओपन टू द पब्लिक। ये चूंकि हमारे पास जगह बहुत महदूद है तो मेंबरान और उनकी फैमिली के लिए है, बाकी अकेले लड़कों के लिए तो सिरे से नहीं है, फैमिलीज के लिए बाय इनविटेशन है। वो हमारा ईमेल और नंबर हम पब्लिसाइज मुसलसल कर रहे हैं। जी वो टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारा सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज हुआ है और किया भी है लोगों ने। तो आपने ये 3 दिन के ऊपर डिवीजन कैसे किया है कि पहले दिन क्या होगा क्लासिकल या फिर दूसरे दिन इंस्ट्रूमेंटल? हमने मिक्स जॉनर रखे सारे। मिक्स क्यों रखे? अगर मैं सिर्फ क्लासिकल करूं, हमारे पास सबसे बड़े आदमी है उस्ताद फतेह अली खान साहब, 50 लोग सुनने नहीं आते, तो मैं इनको कोनैन की गोली एक बहुत खूबसूरत सी चॉकलेट में रख के दे रहा हूँ कि ये खुमारियाँ के लिए आएंगे, उसके लिए वो असास है वो हमारे म्यूजिक की। तो मैं इसको मिक्स इसलिए रखता हूँ कि वो जो नए बच्चे हैं जो क्लासिकल को इतना नहीं सुनते वो भी। और आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊँ, अताउल्लाह नियाज़ी ईसा खैलवी जो है उसके बारे में शोहरत है कि ट्रक ड्राइवर और ये और वो और फला फला, लेकिन इस वक्त जितना सबसे बड़ा फीडबैक जो ये अंग्रेजी मीडियम बच्चों का है ना, अताउल्लाह साहब पे आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी अपनी लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं को लिखा हुआ है, बिकॉज़ वो एक बड़ी स्टार अट्रैक्शन है। नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं हमारे मुल्क के। ही इज अ लिविंग लेजेंड जिसे कहते हैं। अच्छा जी शाह साहब, आपके पास तो माशाल्लाह एक कंप्लीट लाइनअप है विंटर्स का, इस पे हम आपको जहमत देते रहेंगे। एक बात सिर्फ ये है कि जो लोग आपने सवाल उठाया था पहले कि जो लोग इसको नहीं देख पाएंगे तो इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके उनको टीवी पे दिखाएंगे इंशाल्लाह। और लेकिन हमारे जो जियो के हमारे कॉलीग्स हैं ना,
हाँ, हम लोग भी ज़रा सियासी मामलात में इतना फंसे रहते हैं कि हमें भी एक आउटलेट चाहिए, तो हमें चाहिए होता है, तो हम दोनों तो चले आ ही जाएंगे, लेकिन एक जियो वालों के लिए खुसूसी आप कुछ एंट्री का इंतजाम करा दें। ठीक है, मेरे सारे साथी जो इस वक्त जियो न्यूज़ अब्दुल्ला का पूरा मकसद ये था कि शाह साहब आएंगे तो मैं जल्दी से पहले अपनी तो सेटिंग करा लूँ अपने दोस्तों के साथ आने की। नहीं, वो तो मैं करा लूँगा, लेकिन आई रियली वांट, क्योंकि आपको पता है सहाफ़ी हजरात क्या माहौल है हमारे यहाँ, कितनी टेंशन है और सब कुछ है, तो ज़रा हमें भी एक आउटलेट चाहिए होता है। जॉब आसान करने के लिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का हो जाए कि उसके अंदर अच्छी भी चीजें बहुत सारी। आई एम विद यू देयर डेफिनेटली। हम अच्छी कम दिखा रहे हैं और बाकी टेंशन जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है। शाह साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी अंडरस्टैंड कि आपने इसके बाद भी बड़ा आपका इंटरेस्टिंग लाइनअप है, तो उस पे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं आऊँगा कि मैं लाहौर में भी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और अमेरिका और बरतानिया और कनाडा और यूरोप में भी, दुबई में भी कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव अलग से बातें हैं। तो आज तो हम ये म्यूजिक फेस्टिवल के लिए बैठे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर 3 days और आप और हमारी अहमद शाह साहब से ऐसी दोस्ती है कि हम 3 घंटे भी इनसे बातें कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि और भी चीजें प्रोग्राम में शामिल हों। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी एक ऐसे स्कैंडल की जो कि सिंध में बदउनवान ब्यूरोक्रेसी की जीती जागती कहानी है। मतलब एक तरफ हम करोड़ों पे बात कर रहे हैं, वहाँ यहाँ अरबों खरबों एक मुबैना तौर पर सरकारी अफसर खा गया। मतलब कमाल है, मतलब ऐसी कहानी जो बेशर्मी और बेहिसी का एक नादिर और नायाब नमूना है। अब बताते हैं आपको, सक्खर हैदराबाद मोटरवे अब तक क्यों बन के नहीं दे रही थी। ये छोटी मोटी करप्शन नहीं है, 2.25 अरब रुपए का डाका है जो हम सबके, मेरे और आपके टैक्स पर डाला गया है। और ये काम किया है चंद अफसरान ने, मुबैना तौर पर जिन्हें बासर अफराद की हिमायत भी हासिल है। 2.25 अरब रुपए की इस चोरी पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस बदउनवानी में मुलव्विस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अब्बासी भाग गया है। अंदाजा लगाएं, हुमा तो सख्ते में चली गई हैं। दस्तावेजात के 2.25 अरब की बात हो रही है। दस्तावेजात के मुताबिक सक्खर हैदराबाद मोटरवे की ज़मीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 2020 में 4 अरब 9 करोड़ रुपए जारी किए। साबिक डिप्टी कमिश्नर की राल टपक पड़ी। इनकी चालाकी देखिए कि उन्होंने पहले करंट अकाउंट के बजाय सेविंग अकाउंट में रकम मुंतकिल कराई। सेविंग अकाउंट की वजह से 2 साल तक मंसूबे के लिए रकम नहीं निकाली जा सकती थी, उस पर एक प्रॉफिट आता रहा और मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। दस्तावेजात से पता चला कि रकम 2 साल तक अकाउंट पे रहने से बैंक से 54 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया। सो मतलब दिस इज अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस ऑफ करप्शन। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि जब खराब सड़कें शुरू की जाती हैं तो बस क्या हम कहें, अब मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछ चुका है। बड़े बड़े मंसूबे 2-3 साल में मुकम्मल हो गए हैं, मगर इसमें आप किसको मोरत इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? हम पाकिस्तानी अवाम जब तक ठीक नहीं होंगे हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? माई क्वेश्चन इज कि ये किस तरह सेविंग, ये किसी के पर्सनल अकाउंट है कि जी सेविंग अकाउंट कर लो, उसके बाद पूरी एक इस पे तो लंबी चौड़ी लिखत पढ़त होती है, बात हुई है जी इतने पैसे जा रहे हैं, ये काम कब स्टार्ट होगा, तो उसमें ऐसे अकाउंट में चीज़ डलवा देना जो कि 2 साल आप टच नहीं कर सकते। हु वाज डिसाइडिंग ऑल ऑफ दिस? ये मजाक लग रहा है, ये लिटरली लगता है कोई बच्चों का खेल लग रहा है। एनीवे जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक हु हैज़ ऑल द बैकग्राउंड न्यूज़ रिगार्डिंग दिस, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये मामला सामने कैसे आया, मतलब ये तो चीज़ें छुप भी जाती होती हैं, गिरफ्तारी तक बात कैसे पहुंची और तफ्तीशी अफसरान का दावा क्या है? कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सक्खर हैदराबाद मंसूबे का मामला है जिसमें नेशनल हाईवे वालों ने 4 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत को दिए थे ताकि यहाँ से जो सड़क की जगह पर जो 1700 एकड़ एराजी ज़रूरी ज़मीन है वो ख़रीदी जा सके। जब ये रकम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को दी गई तो ज़िले इंतज़ामिया ने इस रकम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस रकम को कैश की सूरत में निकाल लिया और बैंक स्टेटमेंट सामने आए। और जब बैंक स्टेटमेंट सामने आए तो ये सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबरें शुरू हो गई और जिस पर वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया और इंक्वायरी जो है तश्कील दी। उसने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की और डिप्टी कमिश्नर जो मटियारी हैं उससे यहाँ पर आके पूछगछ की और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड तलब किया, मगर रिकॉर्ड
रिकॉर्ड ना दिया गया और जो ज़मींदार हैं जिनके नाम पर ज़मीनें खरीदी गई वो रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया, जिस पर इंक्वायरी टीम को शुबात बढ़े और उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी को गहराई से जाकर देखा और जो कागज़ मिले उसमें जो बैंक स्टेटमेंट मिली उससे ये इंकशाफात हुए कि जो 1.5 अरब रुपए हैं लैंड एक्यूजेशन अफसर ने ज़मींदारों को देने के बजाय कैश की मद में निकाल लिए, ओपन चेक की सूरत में निकाल लिए। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई। मतलब खौफ भी नहीं आया, ये वंडर समझ से बाहर है। शुक्र है कि वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया और इस मामले पे अब तफसीली इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अब तक तो कुछ मालूम हो गया होगा, कुछ इशारे तो मिले होंगे कि ये सिर्फ सरकारी अफसरान ही थे या इनके पीछे कुछ बासर लोग भी थे जो इनको सपोर्ट फराहम कर रहे थे, और क्या कोई हतमी कार्रवाई, कोई एग्जाम्पलरी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकेगी? क्या लग रहा है आपको? देखें, जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो हर एक के खिलाफ माजी में भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई है, बल्कि जो सियासी जबर असर उसूल इस्तेमाल होता है तो कई ऐसे करप्शन के जो स्कैंडल हैं वो दबाए जाते हैं। तो जो इस वक्त जो हमें एंटी करप्शन पुलिस के जो ज़राए हैं और दीगर जो ज़राए हमारे पास उसके मुताबिक इसमें कुछ और मज़ीद जो बासर लोग हैं वो भी इस मामले में, इस करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने भी अपने हिस्से का जो करप्शन का जो पैसा है वो अपने अपने हिस्से में उन्होंने भी ये खाया है। मतलब क्लियर कट अब तो बात समझ आती है कि ये जो हाईवे है, ये कनेक्शन सक्खर हैदराबाद मोटरवे, ये अभी तक क्यों नहीं बनी है, तो साफ सामने बात आ गई है। लेकिन कब से जारी है ये मंसूबा, ये ज़रा इसकी बैकग्राउंड बताएं और इसको कब तक मुकम्मल होना चाहिए था, क्योंकि अब तो हर चीज़ ही डिले में आ गई। तो आपकी मालूमात क्या बताती हैं? जी देखें, अगर इस मंसूबे की बात करें तो ये जो साबका हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी उस दौरान जो सीपेक मंसूबा जारी था उस दौरान ये सड़क तामीर होनी थी, मगर ये पहले ही मंसूबा ताखीर का शिकार हो चुका है। तो मज़ीद जो अवाम है उसके और भी ये जो स्कैंडल सामने आया करप्शन का, तो उनमें भी मज़ीद जो है ये शुबात और उनमें भी तशवीश पाई जाती है। उनको ये शुबा है कि ये जो करप्शन के बाद ये जो मंसूबा है सक्खर हैदराबाद मोटरवे का वो मज़ीद ताख़ीर होने का शिकार है, मज़ीद ताख़ीर हो सकता है। We would request वज़ीर आला सिंध के इस, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और वज़ीर आला सिंध साहब, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए आपको या फिर आपके सीनियर वज़रा को बताना चाहिए, इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका इमेज भी टार्निश हो रहा है और इस पे पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को कोई एक्शन करने के बाद हतमी आवाम को बताना चाहिए। एंड आई टेल यू दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, तो लिहाजा ये बार बार मुड़ के ये चीज़ें कैसे होती चली जाती हैं। जब पहली बार हुआ होता है तो कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं लगाया जाता कि दोबारा ना हो। मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के घर में कोई चोर घुसे और आप फिर भी लॉक करना भूल जाएं अपना गेट और खुला छोड़ दें कि दूसरी तीसरी दफ़ा भी आ जाओ। ये किस किस्म की, और इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़ अब्दुल्ला, आई वांट टू शो के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल रज़ाक जहाँ खड़े थे, मतलब उल्टी साइड से सड़क पे क्यों पीछे रिक्शा आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ये क्या चल रहा है? बर्बाद हैं, तबाह है, कोई निजाम है? हमारे यहाँ क्या निजाम है? किसी को कोई खौफ नहीं होता। ये थैंक यू फॉर शोइंग इट वंस अगेन। पीछे एक और लेन है लेकिन सर्टनली उधर जाने की सड़क है, वापस आने की भी सड़क है, रॉन्ग वे पे क्यों आ जाते हैं? अच्छा, और दूसरी बात ये है, डिस्ट्रैक्ट हो रही थी व्हाइल सीइंग हिम बिकॉज़ पीछे से आती चली जा रही है चीजें। आपको पता है ये सड़क के किनारे एक बंदा खड़ा हुआ है, रॉन्ग वे, एक जाने वाली रोड है लेकिन रॉन्ग वे आ रहा है, तो वो भी एट रिस्क ही है। लेकिन आप झाका जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, खुला होता है। आप सरकारी अफसरान का यहाँ झाका देखें कैसे खुला हुआ है कि करोड़ों की बात नहीं है, 2.25 अरब रुपए बात है। वाह। और आए जी हम जरा सेविंग्स अकाउंट में डलवा देते हैं, जिसको उसके बाद हाथ पिन लगवाएंगे, जिस पे 54 करोड़ रुपए मुनाफा कमाएंगे हम। बाकी देर आर मिलियन, और भी बीच में 1000 कमेटियां होती हैं जो चेक एंड बैलेंस के लिए टू ओवरसी इट, वो भी क्या चुप खामोश बैठी हुई है, किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि इधर हो क्या रहा है, या फिर एवरीबॉडी हैज अ कट इन इट। ये भी तो हो सकते हैं ना जहाँ अरबों की बात हो रही हो। दिस इज ट्रैजिक और दिस इज दैट योर चांस। हम सिंध गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप इस बारे में क्लीन आएँ और इस बारे में बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। दिस इज ट्रैजिक बट नॉट शॉकिंग बिकॉज ये होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तक ये क्यों नहीं रुक रही?
टॉक अबाउट क्रिकेट। तो जी वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड अपने घरों को पहुंची ही है, लेकिन ज़्यादा आराम का उनको वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि इंग्लैंड टीम 20 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने आ रही है। जी बिल्कुल, और स्केड्यूल के मुताबिक मेहमान टीम को 27 नवंबर की सुबह इस्लामाबाद पहुंचना है। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में जारी सियासी हालात की वजह से कराची को 2 टेस्ट मिल सकते हैं, विच वुड बी एक्चुअली ग्रेट, ऑल्दो रीजन इतना अच्छा नहीं है। और पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी चंद दिनों पहले, आपको पता है, चंद दिनों में हो जाएगा। और आमतौर पर T20 के मुकाबले में टेस्ट टीम कुछ मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है और इस वक्त तक पाकिस्तानी पेस स्टार जो है शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आपको पता ही है, उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनकी फिटनेस अब तक मुअम्मा सा बनी हुई है। क्रिकेट माहिरीन यही कह रहे हैं कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं हैं तो उन्हें आराम देना ही बेहतर है। कल वो वैसे शादी में भी हमने देखा, लाहौर में नज़र आए। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या अब स्केड्यूल है आगे। सोहेल भाई थैंक यू। सोहेल भाई, पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में ऑब्वियसली चंद दिन रह गए हैं, अब वक्त कम भी है, मुकाबला भी सख्त है, एक वर्ल्ड क्लास टीम है, T20 चैम्पियन भी है, वर्ल्ड ODI चैम्पियन भी है। सो हमारा क्या इरादा है, कब से प्रैक्टिस सेशंस वगैरह शुरू होंगे, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं? जी अब्दुल्ला, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल कर रहा है, क्योंकि अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो ऑन गोइंग है इस वक्त। उसके जो मैक्सिमम खिलाड़ी हैं जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं वो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का जो राउंड है मैचेस हैं वो खेल रहे हैं। और जो इसके अलावा खिलाड़ी हैं जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, नसीम शाह हैं, शान मसूद हैं, वो क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से खेल रहे थे पाकिस्तान टीम की तरफ से, पहले न्यूजीलैंड का टूर किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला, तो इसलिए वो तो अभी रेस्ट करेंगे 4-5 रोज़। इसलिए इम्कान यही है कि अगले 48 आवर्स से 72 आवर्स के दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसके सरबराह मोहम्मद वसीम है, वो टीम मैनेजमेंट के साथ मशावरत करेंगे और यही इम्कान है कि अगले 2 से 3 रोज़ में टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये है कि 23 से असेंबल हों टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी या 24 नवंबर की सुबह इकट्ठे हों, लेकिन उससे पहले ये फ़ैसला भी होना है कि वेन्यू जो तब्दीली की बात की जा रही थी वो वेन्यू जब डिसाइड हो जाएगा तो उसके साथ ही ये बता दिया जाएगा प्लेयर्स को जो टेस्ट स्क्वाड के हैं कि कहाँ पे असेंबल होना है, और वहाँ पर उनकी 3 से 4 रोज़ की जो ट्रेनिंग स्केड्यूल होगा वो मुकम्मल करेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच शेड्यूल के मुताबिक 1 दिसंबर से शुरू होना है। तो ये 6 से 7 रोज़ खिलाड़ियों को मिलेंगे टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन खुशहाल बात यह है कि जितने भी मैक्सिमम 70-80% टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो पिछले 1-1.5 माह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं और एक्शन में हैं और रिदम में हैं। अच्छा, शाहीन की फ़िटनेस पे आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि पहले तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ और उसके बाद बहुत एक डर था कि ये ज़रा सीरियस इंजरी है, फिर बताया गया कि नहीं इतनी सीरियस नहीं है, 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, 2 हफ्तों का फिगर दिया गया था। तो अब फिर बताया जा रहा है कि वो अपनी मुकम्मल फिटनेस पे वापस नहीं आए, तो क्या उनका अभी फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपडेट पर जाएं तो उसके मुताबिक उन्हें 2 हफ्ते का रिहैब करना है हर सूरत में। अगर 2 हफ्ते का रिहैब करना है तो इसका मतलब है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच है वो नहीं खेल सकेंगे। ये तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल वर्जन है कि जी वो 2 हफ्ते का उनको रिहैब की ज़रूरत है। लेकिन मेरी जो इतलात हैं, जो मैंने उनके करीबी ज़राए से भी बात हुई है या उनके दूसरे जो लोग हैं उनसे मुंसलिक हैं जो उनसे मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक वो यही है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कम अज़ कम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो 3 टेस्ट मैचेस हैं जो 1 दिसंबर को पहला और उसके बाद 9 और उसके बाद 17 को जो शुरू होना है उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन इसके बाद 2 मज़ीद टेस्ट मैचेस हैं जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सीज़न में मेज़बानी करना है 5 टेस्ट मैचेस की, 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। इससे पहले जब उनको ये फाइनल वाली इंजरी नहीं हुई थी तो उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की मुनासबत ये फ़ैसला किया जा चुका था, और ये फ़ैसला सिर्फ शाहीन अफरीदी ने ज़ाती तौर पर इनफरादी तौर पर भी किया था। अपनी जो उनके मुआलिज हैं उनसे मुशावरत के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हो सकता है कि वो ये 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। लेकिन ये बात है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी जो इंजरी दोबारा उसी घुटने पर हुई, ये उससे पहले का उनका प्लान था। अब चूँकि उन्हें
इंजरी का सामना है, उनका रिहैब भी होना है, वो मसला भी घुटने की इंजरी का है। तो मुझे तो यही लगता है कि रिस्क नहीं लिया जाएगा और वो 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो शायद नहीं खेल सकें, लेकिन PSL से पहले वो ज़रूर फिटनेस हासिल कर सकेंगे मुकम्मल तौर पर। हाँ, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अभी आराम करें। चलें जी, और पिंडी के बारे में वैसे कुछ, क्योंकि पिंडी में आपको पता है हमेशा ही ऐसा लगता है सियासी हालात की वजह से ज़्यादती हो जाती है ज़रा पिंडी वालों के साथ, एज एन पिंडी क्रिकेट फैंस के साथ, इस्लामाबाद पिंडी वाले क्रिकेट फैंस के साथ। तो कोई फैसला हो गया हतमी के वहाँ से मूव हो रहा है टेस्ट मैच? जी अब्दुल्ला, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से उसने तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो इससे मुंसलिक लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है, उसमें हुकूमती अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मेहमान टीम इंग्लैंड के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो ECB ने खिदमात हासिल की हुई हैं रिक डैकेसन की, वो भी इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनल जो इनका अपना सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो भी इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहा है। मुझे जो लगता है, जो मेरी आज यहाँ पर आने से पहले भी जो बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से या उनके मुतल्लिका लोगों से, उनका यही कहना है कि अगले 1 से 2 रोज़ में इस हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि वेट एंड सी है। लेकिन कभी इम्कान यही है, बड़ी हद तक इम्कान यही है कि अभी क्योंकि वाजे नहीं हो रहा उस सियासी जमात की तरफ से उन्हें पहुँचना कब है। अच्छा, सियासी जमात तो हुकूमत भी तो पिंडी में मतलब नॉट इटसेल्फ पिंडी में, बट पंजाब में उसी सियासी जमात की है ना, तो अपनी ही हुकूमत को बताना है कि जनाब हम पिंडी में जो टेस्ट मैच स्केड्यूल है वो होने देंगे कि नहीं, कि हम कब आ रहे हैं अपने ही सूबे के एक शहर में एहतजाज करने के लिए। तो खैर anyway, that remains। इससे पहले ट्रॉफी का मैच भी नहीं हो सका वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। That's rather tragic, not funny वैसे मैं कहूँ। सोहेल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमें अपडेट किया। सो दिस इज़ जो लोग ज़रा डिसअपॉइंट हो गए थे ना कि जी अब तो ख़त्म हो गए मैचेस और वो वर्ल्ड कप वगैरह, तो दिस इज़ अनदर सीरीज़, और ये तो स्पेसिफिक टू पाकिस्तान है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेंज? मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बॉयज़ को, आपको पता है इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड क्लास है, उनके साथ खेलेंगे तो तजर्बा हासिल होगा। और लेकिन ऑल्दो रैंकिंग में, टेस्ट की रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, लेकिन हम अभी इंग्लिश फॉर्मेट की बात करते रहे हैं पिछले दिनों में। वनडे में पहले नंबर पे हैं, T20 वर्ल्ड चैंपियन है, वनडे वर्ल्ड चैंपियन है। सो देयर इज अ लॉट दैट द बॉयज कैन। T20 में दूसरे नंबर पर है, सो देयर इज अ लॉट टू लर्न। वर्ल्ड चैंपियन तो है ना यार। हाँ, मतलब वेरी रिसेंटली टू। सो दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी विल बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग। अभी ले रहे हैं हम ब्रेक, और वो एक ट्रेंड कर रहा है जी रिप ट्विटर। आपने देखा है, एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेस्ट इन पीस ट्विटर। तो वो क्या है, मतलब ट्विटर क्या बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? वो बर्तानिया से खबर आई थी कि वहाँ पे कुछ आर्जी तौर पर, बट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू इट, तो इसके बारे में भी जरा पढ़ते हैं। ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है। या एनीहाउ, हमने बात करनी है माहौलियाती तब्दीली की। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है सिंध के शहर हाला से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद हुसैन। इन्हीं में से कि वैसे हाला की पॉटरी और ये सब कुछ भी बहुत खूबसूरत होता है, जिन्होंने कपास चुनने वाली ख़वातीन पर मौसमी असरात के हवाले से बहुत काम किया है। और इस मेहनत के सिले में वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्हें मिस्र में, इजिप्ट में होने वाली COP27 समिट में जेंडर जस्ट क्लाइमेट सोल्यूशन अवार्ड से नवाजा गया है। ज़रा लंबा नाम था, हमने कहा सही तरह आपको बता दें। और माहिर माहौलियात जावेद हुसैन आज जियो पाकिस्तान में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और जावेद साहब, अब कपास चुनने वाली ख़वातीन से मुताल्लिक आपके काम पर आपको जेंडर जस्ट क्लाइमेट सोल्यूशन का अवार्ड मिला है। पहले थोड़ा समझा दें जिन लोगों को शायद नहीं इस बात का इदराक कि कैसा काम है, मुश्किल है, आसान है। एग्जैक्टली आप क्या कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या मसाइल हैं जिनको आपने टारगेट किया? हमारा जो काम है वो ख़ासतौर पे कपास चुनने वाली ख़वातीन की सेहत और उनकी जो हुकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से बहुत सारा असर जो है, स्पेशली गर्मी की शिद्दत में इस तरफ इजाफ़ा हुआ है। तो वो ये ख़वातीन जो पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन से ज़ायद 2 मिलियन से ज़ायद ख़वातीन कपास की चुनाई के अंदर काम करती हैं। ये 3 से 4 महीने का एक रोज़गार का ज़रिया होता है। और सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध भी बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग काउंटर पार्ट है कपास के अंदर, और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो कपास की पैदावार के अंदर उसका नाम है।
तो ये ख़वातीन क्योंकि 49 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी की शिद्दत के अंदर काम करती हैं, तो उनकी जो सेहत के ऊपर जिस तरह असरात मरतब हुए हैं और जिस तरह उनका जो वेज का जो कैलकुलेशन है वो कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो हमने उनके राइट्स के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन गवर्नमेंट को भी बावर करवाया, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने कानून भी पास किया है 2020 के अंदर एग्रीकल्चर वर्कर्स वुमेन, लेकिन हम समझते हैं कि उसको मज़ीद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, बड़ी ही अहम और बुनियादी बातों की आपने निशानदेही की है, तो क्या इनके हल के लिए हुकूमतों जो हैं वो हुकूमतें कोशिश नहीं कर रही, या जो कोशिश कर रही हैं वो काफ़ी नहीं है? आपने क्या देखा? हमने गवर्नमेंट के साथ लिंक किया कि हम छोटे छोटे मोबाइल हेल्थ कैंप्स हमने शुरू किए, जिसके अंदर जो जिस टाइम पे वो पिकिंग प्रोसेस 3-4 मंथ में होता है, तो हमने वो उसको लिंक किया कि जब तक वो किसी करीबी अस्पताल के अंदर पहुँचे तब तक उनको सेहत का जो इमीडिएट ज़रिया है उसको मौजूद किया जाए। उसके हवाले से उनको तरबियत भी देते हैं कि गर्मी की शिद्दत के हवाले से अगर वो बढ़ जाए तो वो क्या तदाबीर इख्तियार कर सकें, किस तरह शेड के अंदर। और उन्होंने बिलखुसूस ये काम किया है कि उन्होंने अपने ज़मींदारों के साथ भी बात की है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं ड्यूरिंग पिकिंग प्रोसेस के कपास के चुनने के अंदर, क्योंकि ये कपास चुनने वाली ख़वातीन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उसका न सिर्फ बोझ उठाए हुए है लेकिन उसकी क्रिएटर है। सिंध गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर बहुत सारा काम हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया, तो 2020 के अंदर एग्रीकल्चर वर्कर्स वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है, लेकिन हम समझते हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। उसको उसका इतलाक़ जल्द करने की ज़रूरत है, और इन ख़वातीन को सोशल सेफ्टी नेट्स के अंदर, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, रिस्क पे और बहुत सारे जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। बहुत ही मुश्किल काम है कपास चुनना भी, और बहुत ही अच्छी चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई जावेद हुसैन एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ थे, और यू नो थिंग्स दैट वी ऑल लर्न टुगेदर ऑन जियो पाकिस्तान के इस सिलसिले में भी काम हो रहा है, और पाकिस्तानी एक हैं जिन्होंने मेहनत इतनी की, जिन्होंने इस बारे में जिनको रिकग्निशन मिली, जिन्होंने शऊर उजागर किया इस सिलसिले में, हुकूमत सिंध के साथ मुसलसल ताउन में रहे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वो बता रहे थे कि लिटरली 49 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर जाता है, मतलब इस एनवायरनमेंट में एक कपास चुनी जाती है, और इसी पे उनका काम भी है। आपको पता है कि इसको वैसे बड़ा बैक ब्रेकिंग काम भी कहा जाता है, बैक ब्रेकिंग काम भी कहा जाता है, फिर इसके अपने पार्टिकल्स भी होते हैं ना। आप अगर आपने बचपन में कभी वो गद्दे या रज़ाइयाँ भरवाई हों तो वहाँ सांस लेना बड़ा दुश्वार होता था। अच्छा जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और जिस तरह अब्दुल्ला पहले याद दिला रहे थे, ही कांट गेट ओवर द फैक्ट कि TGIF है, सो इफ़ यू आर इन कराची यू कैन गो टू द म्यूजिक फेस्टिवल व्हिच इज़ एट द आर्ट्स काउंसिल, एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस। ज़रूर जाइए। वी कैन सी यू सून इंशाल्लाह।